Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn chapter number 1, crop production and management. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और भूजो अपने अंकल के घर में जाते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके अंकल जो है एक फार्मर है यानी कि किसान है. वन डे they saw some tools like खुरपी, सिकल, सोवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड. और एक दिन वो फील्ड में यानी खेत में खुरपी, सिकल, सोवल और ये सारी चीज़ें देखते हैं. अब भूजो बोल रहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. हम इन सारे टूल्स को कहाँ और किस तरह से यूज़ करते हैं. यू हैव लर्न डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आप लोग ये पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं अपने लिए. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड. क्या आप याद करके बता सकते हो कि ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं. हम लोगों ने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. Animals including humans can not make their own food. Animals और humans जो हैं हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. So where do animals get their food from? तो एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन इससे पहले हम लोग खाना खाते ही क्यों. दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन. आप लोग ये भी जानते हो फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का क्या क्या यूज़ होता है. हमें वो एनर्जी चाहिए होती है डाइजेशन में यानी कि खाने को पचाने के लिए. रेस्पिरेशन यानी कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एक्सक्रिएशन अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रिमूवमेंट में हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और या फिर प्लांट्स और एनिमल दोनों से ही. कैसे, प्लांट्स जैसे हमें उनसे फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, और एनिमल से हम दूध लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं, भैंस का दूध लेते हैं, मीट वगैरह खाते हैं. तो फूड के सोर्स क्या है हमारे, प्लांट्स और एनिमल दोनों हैं. सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. जैसा कि पता है हम सबको फूड की नीड होती है, तो हम अपनी कंट्री में इतने सारे लोग हैं उनको फूड कैसे प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा भूजो सोच रहा है. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. पहली बोल रही है कि फूड को हमें बहुत लंबे स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा यानी कि हमें बहुत सारा फूड का प्रोडक्शन करना होगा. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अगर हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को इतनी सारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना है तो हमें फूड का रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा और उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा. देखना होगा कि कहीं फूड वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो और किसी को फूड मिले ही ना और किसी के पास बहुत सारा हो. उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. Agricultural practices. Till 10,000 BCE people were nomadic. यानी कि 10,000 BCE तक पीपल जो थे घुमंतु थे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड की तलाश में घूमते रहते थे. उनका कोई ठिकाना नहीं रहता था. They were wandering in ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स. वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप बना के अपना घूमते रहते थे खाने और शेल्टर के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. और वो क्या खाते थे, कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब कच्ची चीज़ें खाते थे. उस समय तक लोगों ने खाना पकाना नहीं सीखा था और ना ही उन्हें ये पता था कि एग्रीकल्चर क्या होता है. तब वो लोग क्या करते थे और उन्होंने फिर बाद में एनिमल्स को मार के खाना स्टार्ट किया. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. और बाद में उन्होंने
ज़मीन को उपजाऊ किया, कल्टीवेट किया और उसमें गेहूँ, चावल और भी बहुत सारे फूड क्रॉप्स ग्रो किए। थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और यहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, यानी कि यहीं से खेती शुरू हुई, यहीं से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज़ क्रॉप, तो क्या होती क्रॉप, हम क्रॉप किसे बोलेंगे? ऐसे अगर बहुत एक ही जगह पे एक ही तरह के प्लांट, बहुत बड़ी जगह पे एक ही तरह के प्लांट ग्रो किए गए हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे व्हीट की क्रॉप है, गेहूँ की फसल लगी हुई है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस पूरे जितना वो खेत है, जितना भी फील्ड है, उस पूरे फील्ड में सिर्फ गेहूँ के ही प्लांट्स होंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप लोग जानते हो कि क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, सीरियल्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow. और हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और इतनी बड़ी कंट्री में हर जगह क्लाइमेट अलग अलग है, हर जगह का टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी हवा में नमी की मात्रा अलग अलग है हर जगह, रेनफॉल हर जगह अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे अलग होती है, कम होती है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. मतलब इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में, उसके बावजूद हम क्रॉप्स को दो पैटर्न्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा होता है रबी क्रॉप्स, और ये दोनों बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे भी जाते हैं। रबी और खरीफ क्रॉप्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिन्हें हम बरसातों के मौसम में बोते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और इंडिया में ये रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। हम बोल सकते हैं कि जो खरीफ क्रॉप है उन्हें हम, उनका टाइम पीरियड कब से कब तक का होता है? जून से सितंबर तक का। और इसके एग्जाम्पल क्या है खरीफ क्रॉप्स के? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। और दूसरा टाइप है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का होता है? अक्टूबर टू मार्च। इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग दो दो एग्जाम्पल तो जरूर याद कर लेना इनके। बिसाइड्स दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इतनी सारी इन क्रॉप्स के अलावा भी बहुत सारी दालें, वेजिटेबल ये भी समर में ग्रो की जाती हैं अलग अलग जगह पे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। भूजो के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जो पैडी हैं उनको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो करते हैं, यानी कि धान जो है उनको हम विंटर में क्यों नहीं उगाते हैं। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि पैडी उगाने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए वो हम उसे अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. जो कल्टिवेशन होता है यानी कि जो फसल उगाने का टाइम होता है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्मर करते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house.
आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपकी उन्हीं एक्टिविटीज़ की तरह है जैसे कि कोई गार्डनर है, उसने फूल वगैरह लगा रखे हैं, उसका गार्डन है, तो अपने गार्डन की देखभाल टाइम टाइम पे करते रहता है। या फिर आपने अपने घर में शोपीस प्लांट लगाए हुए हैं तो आप भी उनकी केयर करते रहते हो, उनकी कटिंग, उनमें दवाई डालना, पानी डालना, सब कुछ करते हो। वैसे ही एक फार्मर भी अपने फील्ड्स में टाइम टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता रहता है ताकि उसकी क्रॉप्स खराब ना हो और वो अच्छे से हो जाए। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। और उनकी फार्मर की यही सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो यहाँ पे नीचे दे रखी हैं हमको। पहली प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सबसे पहले क्रॉप को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि सॉयल अच्छे से प्रिपेयर हो, और उसके बाद सोइंग यानी कि उसमें बीज डालना। तीसरा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद और दवाइयाँ डालना। इरिगेशन, उसकी टाइम पे सिंचाई होते रहना, उसमें पानी डालना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसे वीड्स से प्रोटेक्ट करना, बचाना। हार्वेस्टिंग, उसको काटना, उसकी कटाई करना। और स्टोरेज, लास्ट में उसको अच्छे से स्टोर करके रखना ताकि सही समय पे वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। यही सारे पॉइंट हमने जो अभी देखे, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल कैसे होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, पूरे यही सारे पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप यही होता है, हम ये देखें कि सॉयल कैसी है, उसके सॉयल की प्रिपरेशन करें, सॉयल को तैयार करें, मिट्टी को तैयार करें क्रॉप को ग्रो करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क एग्रीकल्चर का यही होता है, मिट्टी जो होती है उसको हमें लूज़ बनाना होता है और उसे टर्न करना होता है, यानी उसको खोदना होता है। जो नीचे वाली मिट्टी होती है उसको ऊपर लाना होता है, मिट्टी को उलटना होता है और उसको थोड़ा लूज़ करना होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉयल। और अगर हम मिट्टी को लूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, जो जड़ें हैं वो अच्छे से सॉयल में नीचे तक चली जाती हैं। द लूज सॉयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन वैन दे गो डीप इन द सॉयल। अगर मिट्टी लूज़ होगी तो वो हेल्प करती है रूट्स को कि वो अच्छे से सांस ले पाएँ उसमें। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉयल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। अगर हम सॉयल को लूज़ कर रहे हैं तो उससे वो रूट्स अच्छे से ब्रीथ कैसे करेंगी, इसका आंसर अब हमें मिलेगा नीचे। द लूजन सॉयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉयल। जब अगर हम सॉयल को लूज कर देते हैं तो वो जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी के अंदर, वो और अच्छे से पनपते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और ज़्यादा। सभी को पता है जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं वो फार्मर के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ करने में हेल्प करते हैं। These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it। वो मिट्टी को और भी ज़्यादा क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं और उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। बट वाई द सॉयल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। लेकिन मिट्टी को क्यों ज़रूरत होती है कि वो उसको हम लूज़ करें और उसको पलटें, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाना ज़रूरी क्यों होता है। यू हैव लर्न in previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism। आप लोगों ने अपनी पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉयल ऑर्गेनिज्म। और उसमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल डेड बॉडी वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, डिकम्पोज हुई रहती हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉयल। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो जब मिट्टी में ही मर जाते हैं तो वो उनकी बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो फिर से सॉयल में चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। और फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स दोबारा से गेन कर लेता है अपनी जड़ों से। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth,
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर ही तक ही ऊपर वाली जो लेयर होती है वो फर्टाइल होती है और वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर हम मिट्टी को बहुत ज़्यादा नीचे तक खोदेंगे तो नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो प्लांट्स के ग्रो करने में हेल्प नहीं करती है, उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। और जब हम मिट्टी के ऊपर वाली लेयर को टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं, तो नीचे वाली जो सॉइल होती है वो ऊपर आती है, नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि वो अच्छे से ग्रो हों, क्योंकि प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जब लेंगे तभी तो वो अच्छे से ग्रो होंगे। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी को टर्न किया जाए, उसे लूज किया जाए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मिट्टी को जो हम लूज करते हैं और उसे टर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को टिलिंग या फिर प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं ऐसा? सिंपल सी बात है, अपने हाथों से तो करेंगे नहीं, इसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लो। प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लो जो होते हैं लकड़ी और आयरन के बने हो सकते हैं। इफ़ द सॉयल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉयल बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, मिट्टी बहुत सूखी हुई है, तो उसमें हमें थोड़ा पहले उसमें पानी डालना होगा, थोड़ी पानी लगाना होगा, उसके बाद हमें उसे प्लो करना होगा, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करना होगा, उसे खोदना होगा। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और जब हम फील्ड को प्लो करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मिट्टी के बड़े बड़े डेले जो होते हैं वो रह जाते हैं सॉइल में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन क्रम्स को ब्रेक करें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं, उसे प्लो करते हैं, तो उसके बाद उसमें मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डेले और क्या होता है, लैंड अनइक्वल हो जाता है, बराबर नहीं रहता है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? लेवल पे लाना होता है लैंड को, यानी बराबर भी करना होता है मिट्टी को हर जगह से। और लेवलिंग से क्या होता है, बीज बोने में भी मदद मिलती है और पानी की सिंचाई में पानी भी सब जगह आसानी से पहुंच जाता है। अगर खेत ऊपर नीचे हो रखा होगा तो कहीं पे पानी जाएगा और कहीं पे नहीं जाएगा पानी। जहाँ का हिस्सा ऊपर को उठा हुआ होगा वहाँ से पानी नीचे वाले हिस्से की साइड को चला जाएगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। और इसकी लेवलिंग हम कैसे करते हैं, मिट्टी को बराबर कैसे करते हैं? लेवलर होता है हमारे पास, उससे करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभार क्या होता है, प्लो करने से पहले यानी मिट्टी को खोदने से पहले उसमें हम खाद डालते हैं। खाद ऊपर से खाद डालते हैं, जैसे गोबर की खाद होती है उसको डालते हैं। उसके बाद हम उसको सॉइल को टर्न करते हैं ताकि वो नीचे मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। इससे क्या होता है, मैन्योर जो खाद है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और बीज बोने से पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। आगे है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ये हमें बीज को बोने से पहले ज़रूरी है कि हम जो मिट्टी के बड़े बड़े डेले होते हैं उनको अच्छे से ब्रेक कर लें, यानी कि उनको तोड़ लें। This is done with the help of various tools. The main tool is used for this purpose are plow, hoe and cultivator. और इस काम के लिए यानी कि सॉइल के क्लम्प्स को ब्रेक करने के लिए हम जिस टूल का यूज़ करते हैं वो ये 3 टूल हैं, प्लो, हो और कल्टीवेटर। अब हम प्लो तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लो, हो और कल्टीवेटर के बारे में। एंड